लेकिन सबसे पहले हमारा आपसे एक सवाल है। कल्पना कीजिए अगर आपके आसपास वीडियो बनाने वाला कोई यूट्यूबर या रिपोर्टिंग करने वाला कोई तथाकथित पत्रकार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ऐसे कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे यह पता चलता है कि अब जासूसी के तौर तरीके और जासूसों का भेष बदल चुका है। अब जासूस हमारे समाज में आम लोगों जैसी भूमिकाएं निभाकर जासूसी नहीं करते, बल्कि अब ये यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकार बनकर भारत की जासूसी कर रहे हैं। एनआईए ने दिल्ली से सीआरपीएफ के एक एएसआई को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के एक हैंडलर को भारत के बारे में संवेदनशील सूचनाएं देता था। और ये एएसआई जो है, इसने एनआईए को जो बयान दिया है उसको जब आप देखेंगे, उसके मुताबिक सबसे पहले इसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका यह कहना था कि वो चंडीगढ़ के एक न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर है और उसे खबरों को कवर करने के लिए कुछ खास जानकारियां चाहिए होती हैं, और ये कहकर दोस्ती कर ली। कैसी जानकारियां चाहिए इस रिपोर्टर को? जैसे जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ का दस्ता कहां कहां जा रहा है, कौन सी नई मूवमेंट हो रही है, सीआरपीएफ की तैनाती कहां कहां पर है, या कोई केंद्रीय मंत्री कश्मीर में कितने दिन के दौरे पर आ रहा है, वो कहां कहां जाएगा, ये केंद्रीय मंत्री कहां रहेंगे। और इस जासूस को एक पत्रकार के भेष में देखकर सीआरपीएफ के इस एएसआई को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने ये सारी सूचनाएं इस पत्रकार को देनी शुरू कर दी, ये सोचकर कि ये पत्रकार है और पत्रकार तो अक्सर ये जानकारियां लेते ही रहते हैं। इसके बाद इस जासूस रिपोर्टर ने एक लड़के से इस एएसआई की बात करवाई और इस लड़के ने भी यही कहा कि वो एक रिपोर्टर है और लोगों के बीच जाकर अपने कैमरे से खबरों को कवर करता है। ये लड़का भी एक पाकिस्तानी जासूस था जिसने इस सीआरपीएफ के एएसआई को संवेदनशील जानकारी देने के लिए 12,000 रुपए और सामान्य जानकारी के लिए हर महीने 3,500 रुपए देने शुरू कर दिए। हैरानी की बात यह है कि जब इस एएसआई को फंसाकर उससे भारत के बारे में संवेदनशील सूचनाएं निकाली जा रही थीं, तब ये कश्मीर के पहलगाम में सीआरपीएफ बटालियन के साथ पोस्टेड था। सोचिए, एक ऐसा जवान जो सीआरपीएफ में वहीं कश्मीर में एक संवेदनशील जगह पर पोस्टेड है। 12 अप्रैल को पहलगाम के आतंकवादी, माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकवादी हमले से सिर्फ 5 दिन पहले इस एएसआई का दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था। पुलिस और एनआईए का कहना है कि जब इस एएसआई को गिरफ्तार किया गया तो इसने रिपोर्टर बनकर जासूसी करने वाले लोगों के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट नहीं किया। और पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए और वहां उन्होंने, सरकार ने 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को जब बंद कर दिया, सील कर दिया, तब ये सारी जानकारी भी इसी एएसआई ने रिपोर्टर समझकर इन पाकिस्तानी जासूसों को दे दी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए, भारत के होम मिनिस्टर कश्मीर जाते हैं और ये जानकारी पाकिस्तानी जासूसों को मिल जाती है जो यहाँ पर रिपोर्टर बनकर या यूट्यूबर बनकर घूम रहे हैं। कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स को सीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ये जानकारी भी उनको मिल रही है। जो जानकारी वो चाहते हैं वो जानकारी वो जुटा रहे हैं। जब कोई रिपोर्टर किसी सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या सुरक्षा बल के जवानों से अंदर की खबर मांगता है तो उस पर अक्सर लोग शक नहीं करते। इसी तरह जब कोई यूट्यूबर भी कहीं संवेदनशील जगह पर जाकर कोई वीडियो बनाता है तो उस पर भी लोगों को आमतौर पर शक नहीं होता। और हमें यही लगता है कि एक रिपोर्टर का काम ऐसे ही खबरें निकालना है और यूट्यूबर का काम भी ऐसे ही जगह जगह जाकर वीडियो बनाना है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठा रहा है और वो जासूसों को यूट्यूबर और रिपोर्टर्स बनाकर आपके बीच भेज रहा है। इसमें पाकिस्तान के लोग भी हो सकते हैं और यहां रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। आपको याद होगा, पहले हरियाणा से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। और अब इस मामले में यह पता चला कि जिन जासूसों ने सीआरपीएफ के इस एएसआई को फंसाया वो भी रिपोर्टर के भेष में जासूस थे और पत्रकार बनकर भारत के साथ
गद्दारी कर रहे थे। जासूसी का यह नेटवर्क कहां तक फैला है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जैसलमेर के एक सरकारी कर्मचारी को भी पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है शकूर खान और ये 7 बार पाकिस्तान जा चुका था और आरोप है कि आईएसआई खुद इसकी मदद से भारत में जासूसी करा रही थी। इसके अलावा आरोप है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस सरकार में एक मंत्री साले मोहम्मद के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए शकूर खान ही थे और इसलिए पुलिस इस मामले को अब बहुत गंभीरता से ले रही है और शकूर खान से जो जानकारियां मिली उनके आधार पर कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग भी खुद को यूट्यूबर्स के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम शकूर खान है और एक सरकारी कर्मचारी वो है, उनको डिटेन किया गया है और अभी उसमें प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही सक्षम अधिकारी द्वारा आपको ब्रीफ कर दिया जाए। देखिए 7 लोगों को तो हमने ऑफिशियली जो है विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध की है। उसके अलावा एक जो ये व्यक्ति और जो शकूर खान उनको किया है, उसके इतर हमने काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों से पूछताछ की है जिन पे भी हमें थोड़ा भी संदेह था। काफ़ी लोग हमारे रडार पे भी हैं और लगातार उन पर नजर बनाया हुआ है। लगभग 7 लोगों के साथ में हमने पहले ये विधि सम्मत कार्रवाई की। राजस्थान के ही भरतपुर से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम है कासिम और आरोप है कि यह भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और पाकिस्तानी हैंडलर्स को चोरी छिपे भारत के फोन नंबर्स के सिम कार्ड दे रहा था और दावा है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हीं सिम कार्ड से भारत में जासूसी करने वाले सुपारी यूट्यूबर्स से व्हाट्सएप पर चैट करते थे और ज्यादातर ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप पर ही मंगाई जाती थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड ने वाराणसी से जिस तुफैल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था वो भी व्हाट्सएप पर वीडियोस भेजा करता था और आरोप है कि उसने एक यूट्यूबर की तरह वाराणसी के कुछ घाट और रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर और कुछ तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है और जब व्हाट्सएप पर कोई जानकारी शेयर की जाती है तो उससे यह भाव नहीं आता कि वो व्यक्ति जासूसी कर रहा है। आम लोग भी न जाने कितने प्रकार के वीडियोस एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, कितने सारे मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जाते हैं। दूसरी चुनौती यह है कि व्हाट्सएप अमेरिका की मेटा कंपनी का है और ये कंपनी कहती है कि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेजेस को आपके और जिस व्यक्ति को वो मैसेज भेजा गया है उसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं पढ़ सकता, ये मैसेज पढ़ा ही नहीं जा सकता और इसी वजह से ये मैसेजिंग ऐप अपनी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी के कारण जासूसी करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारे देश के भी कुछ लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और उसे भारत के सिम कार्ड्स चोरी छिपे दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप भी आजकल काफ़ी विज्ञापन करता है, अपने ये बताता है कि आपकी जो चैट्स हैं वो हमेशा प्राइवेट रहेंगी, कोई उन्हें देख नहीं सकता, उन्हें डीकोड नहीं किया जा सकता और इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की संवेदनशील जानकारियां भी इस तरह के ऐप्स के जरिए भेजते हैं। आजकल आप जानते हैं यूट्यूबर्स का ज़माना है और आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स के कंटेंट को हर रोज़ देखते भी हैं, उन पर भरोसा भी कर लेते होंगे, लेकिन यूट्यूबर्स को देखते हुए एक बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि इनमें से कुछ वीडियोस मिलावटी हो सकते हैं, बेईमानी और गद्दारी से भरे हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि जिस तरह आप मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को हर कसौटी पर आंकते हैं, उनकी कही हुई एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर उनका आकलन करते हैं, उनकी विचारधारा को डिकोड करते हैं, फिर अपनी राय उनके बारे में बनाते हैं, वैसे ही आपको YouTube के जरिए फैलाई जा रही विचारधारा और दृष्टिकोण को भी अब परखना होगा। इस समय भारत में 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स और 11 लाख एक्टिव YouTube चैनल्स हैं और अगर आपने किसी गलत YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं जो आपको गलत जानकारियां दे रहा है, भ्रामक जानकारियां दे रहा है, अपने वीडियोस के जरिए आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी मिलावटी विचारधारा और बेईमान रिपोर्टिंग से आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा हो, आपके परिवार या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कर रहा हो।
एक बात है, हम यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने ये शब्द तो इस्तेमाल किया यूट्यूबर्स, लेकिन सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं हैं। आज भी ज़्यादातर यूट्यूबर्स ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग ऐसा है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एक खास विचारधारा का समर्थन करते हैं, कुछ खास देशों का समर्थन करते हैं, कुछ खास पार्टियों के हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं। आपको पता है कि अगर आप इस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वो क्या कहने वाला है, किसकी बुराई करेगा और किसकी तारीफ करेगा। जैसे आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं जिनमें पाकिस्तान का पक्ष आपको मजबूत दिखता है और भारत का पक्ष आपको कमजोर दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पत्रकार बनकर या यूट्यूब पर आकर अपने वीडियोस के जरिए आज भी ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, भारत के कितने प्लेन गिरे हैं। वो हर रोज यही सवाल लेकर आपके सामने आते हैं कि भारत को बताना चाहिए कि उसका कितना नुकसान हुआ है, भारत को बताना चाहिए कितने प्लेन गिरे हैं और कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। उन्हें पाकिस्तान की मदद करनी है। ऐसे न जाने कितने यूट्यूबर्स और कितने लोग हैं हमारे बीच में, जिनमें हमारे देश में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान का मीडिया हर रोज अपने यहाँ उनका जिक्र करता है, उनके वीडियोस को दिखाता है और पाकिस्तान में इन वीडियोस को दिखा दिखाकर कहा जाता है कि देखिए भारत में भारत की ही सरकार का कितना विरोध हो रहा है। इन वीडियोस को दिखाकर पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि देखिए भारत के अपने लोग ही भारत की सेना के साथ नहीं हैं, भारत में रहने वाले अपने लोग ही अपने देश की सरकार पर यकीन नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पत्रकार ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें भारत को लेकर सवाल पैदा हो, जिसमें शक पैदा किया जाए कि ये युद्ध तो पाकिस्तान जीता है, भारत तो जीता नहीं है। भारत ने जो रक्षा सौदे किए हैं कैसे उन पर सवाल उठाया जाए, भारत के पास जो अपने हथियार हैं कैसे उस पर सवाल उठाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास जो चीन में बने हुए हवाई जहाज़ हैं वो उन्होंने कितना शानदार काम किया है, कैसे दुनिया में साबित किया जाए कि चीन में बने हुए हथियार जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो कितने शानदार हैं और भारत के हथियार और भारत के फाइटर जेट्स उसके सामने टिक नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को आज मिलते होंगे। ये लोग कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम तो जो सच है वो बता रहे हैं। लेकिन आपको अब देखना होगा कि इनमें से कितनी वीडियोस नकली हैं, बेईमान हैं और ये हो सकता है कि इनके पीछे इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं किसी और के पास हो। आपको याद होगा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद हमारे देश की अपनी सरकार, हमारे अपने सुरक्षा बलों और हमारे देश के ही अपने लोगों की आलोचना कर रही थी अपने वीडियो में और उसके इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और तब उन्हें यह लगा कि ये यूट्यूबर शायद निष्पक्ष बात कर रही है और सही मुद्दे को उठा रही है। अब आपको समझ में आया कि एक यूट्यूबर आती है और कहती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए तो भारत ही जिम्मेदार है, भारत के लोग जिम्मेदार हैं, भारत का प्रशासन, भारत की सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं और भारत का ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसलिए ये सब हुआ है। और ये अकेली यूट्यूबर नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे पत्रकार उसके बाद मिले होंगे जिन्होंने इसी प्रकार के वीडियोस यूट्यूब पर डाले हैं। आखिर में आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह लोकतंत्र में आप बहुत सोच समझकर अपनी सरकार को चुनते हैं, बहुत सोच समझकर अपना वोट डालते हैं, ठीक वैसे ही अब इस डिजिटल युग में आपको अपने यूट्यूबर्स भी बहुत सोच समझकर चुनने होंगे।